जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के 29 दिसंबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। यह वीडियो संख्या 4 होगा। इनसे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। एनटीपीसी में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कि 60 प्रश्न मैथ रीजनिंग के होते हैं और 40 जीके जीएस के होते हैं। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस के 40 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि रेलवे के एग्जाम में अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर पूरा पकड़ बनाए रखें, ताकि आप लोगों को 10 से 15 मार्क तक का बेनिफिट मिल सके। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों को 10 से 15 मार्क नहीं मिल पाएगा, जिससे कि आपका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए हम अक्सर बोलते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर पर आप लोग ज़रूर पकड़ बना के रखें। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। नींबू जो एक खट्टा पदार्थ है, खट्टे चीज़ का मान 7 से कम होता है। खट्टा चीज़ के पीएच मान 7 से कम होता है, और खट्टा क्षारीय चीज़ के पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और 7 होता है उदासीन विलयन के पीएच मान। तो आप लोग ऑप्शन से भी चुन सकते हैं। 7 तो होगा नहीं, ये उदासीन है। क्षार हो गए 12 जो क्षारीय विलयन के पीएच मान है। 9 7 से ज़्यादा है, ये भी क्षारीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नींबू के पीएच मान कितना होगा? 2 इसलिए होगा क्योंकि नींबू खट्टा पदार्थ है। चलिए तो हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर के प्रश्न पूछ रहा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा स्थल शामिल नहीं है। तो पिछले वाले शिफ्ट में 28 दिसंबर के एग्जाम में पूछा था इसी से, इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाए रखें। यह क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था और इसी से रिलेटेड इसमें भी यह क्वेश्चन दे दिया। 28 दिसंबर के शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा था और 29 दिसंबर के शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि आज इनमें से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो जंतर मंतर इसमें शामिल नहीं है। अभी वर्तमान में कितने ऐसे साइट है जो यूनेस्को में शामिल है? वर्तमान में 43 साइट ऐसा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 43 नंबर के साइट का नाम है चराइदेव मोईदाम। चराइदेव मोईदाम ये असम में पड़ता है, एक स्थान है, एक जगह है। इसको 43वां विश्व स्थल धरोहर में शामिल किया गया है। तो भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? 43 को। आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो 43 विश्व धरोहर स्थल है। अजंता को कब शामिल किया गया था? अजंता को 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। अजंता हो गया, एलोरा हो गया, इसको 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। सूर्य के मंदिर को कब शामिल किया गया था? सूर्य के मंदिर को 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। और रानी के बाव को कब शामिल किया गया? रानी के बाव को 2014 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए तो 6 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन है। तो आईपीएल 2020 के विजेता आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप लोगों को 2024 वाले याद रखना है। 2024 में आईपीएल टीम 2024 के आईपीएल टीम किसने जीता था? तो 2024 में जो आईपीएल जीता था वो कोलकाता थे। कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल 2024 के विजेता टीम है। इसको आप लोगों को याद रखना है। किसको हरा के जीता था? तो ये सनराइजर हैदराबाद को हरा के जीता था। तो हैदराबाद को हरा करके कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता। इतना बात आप लोगों को याद रखना है, आने वाले एग्जाम में पूछेगा ये प्रश्न। 8 नंबर कह रहा है, इनमें कौन ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो ब्रायोफाइटा से इनमें कौन वनस्पति संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा से मर्केनेसिया जो पौधा है ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो ये याद रखने वाला चीज़ है मर्केनेसिया। आप लोग नेट पर जाकर सर्च कीजिए मर्केनेसिया का फोटो कैसे, इसको दिमाग में आप लोग फोटो सहित दिमाग में याद रखिए। मर्केनेसिया ये ब्रायोफाइटा है। परीक्षा में पूछता मॉस किसका है? मॉस एक पौधा का नाम है, तो मॉस भी ब्रायोफाइटा में ही आता है। 11 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2020 में जो थे मुख्य अतिथि जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, लेकिन ये आने वाले एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप लोगों को 2024 याद रखिए, 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे। 2024 में जो मुख्य अतिथि थे वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। तो 2000 याद रखिएगा, 2020 के थे मैक्रोन 2020 के जो मुख्य अतिथि थे, 2024 में जो मुख्य अतिथि थे वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। इतना बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बीबीया है, आने वाले एग्जाम में ये पूछेगा। चलिए तो 16 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि 2019 में इनमें से किन व्यक्तियों को भारत रत्न नहीं दिया गया। बोल रहा है कि किन व्यक्तियों को भारत रत्न
नहीं दिया गया। तो 2019 में टोटल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। कौन कौन व्यक्ति थे? प्रणब मुखर्जी थे, नानाजी देशमुख थे और भूपेन हजारिका था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं दिया गया था। तो किसे नहीं दिया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं दिया गया था। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 वाला। 2019 के बाद सीधा 2024 में 2023 में घोषणा किया गया था और 2024 में मिला था टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न। 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। पांचों व्यक्ति का आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से किन व्यक्तियों को 2023-24 में भारत रत्न नहीं दिया गया। तो टोटल भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया। तो अब देखते हैं पांचों व्यक्ति के नाम, जिसमें कि 2 व्यक्ति पीएम है, भूतपूर्व पीएम 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति है मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और एक व्यक्ति है एम.एस. स्वामीनाथन। और एक व्यक्ति जो बीजेपी के हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी। 2 पीएम कौन कौन है उसको याद रखिए। चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह है और पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह है और पीवी नरसिम्हा राव। और एक मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसे मिला है। जगह कम है इसलिए हम लिख नहीं पाते हैं, आप लोग किसी तरह से मैनेज कीजिए, सुन करके याद रख लीजिए। 2 प्रधानमंत्री हैं, एक चौधरी चरण सिंह है और पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। एक मुख्यमंत्री जो बिहार के थे कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। और एम.एस. स्वामीनाथन हुए और लाल कृष्ण आडवाणी हुए। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 5 व्यक्ति हो गए। चलिए तो 24 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि पाइथन क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर में पाइथन क्या है? तो ये एक भाषा का नाम है। जैसे कोबोल भी हुआ तो ये एक भाषा है, उसी तरह से पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए तो 25 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट। माँ हम लोग के बहुत निकट होता है इसलिए मायोपिया को बोलते हैं निकट। ठीक है कि माँ हम लोग के निकट होते हैं तो इसलिए मायोपिया को बोलते हैं क्या? हम लोग निकट दृष्टि दोष। निकट, कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मायोपिया को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर के लिए उत्तर। दूर को आप ध्यान से अगर बोलते हो दूर, ऐसे हम लोग का मुंह बाहर निकल जाता है, तो दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, अपसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अपसारी लेंस। 26 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि 2017 में इसरो ने लॉन्च करके कितना उपग्रह को लॉन्च करके इतिहास रखा? तो कितने उपग्रह को लॉन्च किया था 2017 में? 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करके इतिहास रचा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिए। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि इंटेल कोर i9 क्या है? तो इंटेल कोर i9 क्या है? यह एक तरह के प्रोसेसर है। 30 नंबर कह रहा है हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक, हुमायूं की बहन थी गुलबदन। तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन। तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन। 32 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि इनमें कौन सा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। त्रिशूल क्या है? यह कम दूरी का मिसाइल है। पृथ्वी भी कम दूरी का है, आकाश भी कम दूरी का मिसाइल है। पृथ्वी कहाँ से कहाँ मार करते हैं? तो पृथ्वी जमीन पर मार करते हैं। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करते हैं। आकाश जमीन से हवा में मार करते हैं। चलिए तो 33 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। 33 नंबर के प्रश्न 29 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट वाला प्रश्न हुबहू सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया गया। जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह टाइगर के लिए था। वहाँ पूछा था कि जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? यह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान। चलिए तो 34 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 34 नंबर के प्रश्न जीएसटी से है। पिछले वाले शिफ्ट में भी 29 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में भी जीएसटी से एक प्रश्न था और इस सेकेंड शिफ्ट में भी जीएसटी से एक प्रश्न है। इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं क्वेश्चन बैंक पर पकड़ बनाने के लिए। देखिए कितना क्वेश्चन मिलता है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि जीएसटी कौन सा कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर था। यहाँ पर जीएसटी का पूर्ण रूप पूछ दिया। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम
में पूछे जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। चलिए तो 35 नंबर के हम लोग को देखते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये ब्राज़ील है। यही क्वेश्चन था पिछले वाले शीट में कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा 2 देश है जो स्थल बदरुद्ध है। तो स्थल बदरुद्ध होने वाले दक्षिण अफ्रीका के 2 देश हैं, पराग्वे और बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अफ्रीका के स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध मतलब ये समुद्र से सटा हुआ नहीं है। चलिए तो 40 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो जस्ट यहाँ इसी से रिलेटेड प्रश्न पिछले वाले शिफ्ट में था 28 दिसंबर में। 28 दिसंबर में पूछा था भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उसका आंसर शिमला था। यहाँ पूछा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, इसका संस्थान औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ बनाए रखें। 41 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 41 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कि हेंड्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो बेंगलुरु में है क्या है। तो हेंड्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यह बेंगलुरु में है या क्या है, तो इसरो की मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो यह इसरो की मार्केटिंग शाखा है। तो क्या है, यह इसरो की मार्केटिंग शाखा है। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, जादूगढ़ा जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज हो गया, झड़िया हो गया, यह झारखंड में या कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो 44 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2020 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इसी से रिलेटेड पिछला वाले शिफ्ट में पूछा था 28 दिसंबर में कि पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि पर्यावरण दिवस 2020 आयोजन कहाँ किया गया। तो इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि क्वेश्चन बैंक पर पकड़ बनाए रखे, एक ही चीज़ से रिलेटेड करके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2024 कहाँ आयोजित किया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 पर्यावरण दिवस कहाँ आयोजित किया गया, ये सऊदी अरब में किया गया। सऊदी अरब में 2024 पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया था। तो ये बात को आप लोगों को याद रखना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, आने वाले शिफ्ट में देखते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाए। 2024 जो पर्यावरण दिवस है जो सऊदी अरब में आयोजित किया गया, इनका थीम क्या है, तो इनका थीम आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका थीम क्या है, तो इनका थीम है पुनर्स्थापन, मरुस्थलीय और सूखे से निपटना। मरुस्थलीय और सूखे से निपटना 2024 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। और ये भी आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा, 100% कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा कि पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है। तो ये 1972 ईस्वी से मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 1972 ईस्वी से मनाया जाता है। 48 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इनमें कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो ये ताप्ती नदी गिरती है। 57 नंबर के प्रश्न को चलो हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी कहाँ था, यानी इब्न बतूता कहाँ के थे। इब्न बतूता ये मोरक्को के थे। लुसेंट में जाके पढ़िए, इब्न बतूता ये मोरक्को के थे। इब्न बतूता हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पूछ दे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता किसके शासन, MBT के समय आया था। इब्न बतूता किसके समय आया था, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि इब्न बतूता किसके समय आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। चलिए तो 58 नंबर के प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। फिर 58 नंबर का प्रश्न बोला इनमें कौन जीवाणु से होता है, तो टाइफाइड जीवाणु से होता है। 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 2020 में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। 2020 वर्तमान में भी 25 उच्च न्यायालय है, 2020 में भी 25 उच्च न्यायालय ही था। अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर का प्रश्न बोला है 2020 तक की जानकारी अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो 2020 वाला शिक्षा मंत्री नहीं पूछेगा, अभी चेंज हो चुका है। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग पर छोड़ते हैं। आप लोग बताइए, यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो जरूर जानते होंगे 2024 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको आप लोग उतना सुकुमार मत बनिए। कॉमेंट बॉक्स में थोड़ा ध्यान दीजिए। 63 नंबर के प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क में टोटल 8 गो सदस्य देश हैं। सार्क के 8 सदस्य देश हैं। ये बात का आप लोग कान खोल के याद रखिए। 8 को हम आप लोगों को याद दिलाते हैं। डायरेक्टली पढ़ने से आपको रट लीजिए, कितनों रट लीजिए, आप लोग पूरा गर्लफ्रेंड का नाम लेकर रख लीजिए, याद नहीं होगा। लेकिन एक ट्रिक लगा देते हैं हम आप लोग को, एक रामबाण ट्रिक देते हैं, उसको आप लोग याद रखिए, खट से याद हो जाएगा।
हम एक भारत का मैप बनाते हैं पहले। चलिए तो आप लोगों को हम सार्क के सदस्य को ट्रिक के साथ याद दिलाते हैं। ये अपना प्यारा सा भारत है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, आप लोग हंसिएगा मत। चलिए तो हम आप लोगों को याद दिलाते हैं, इसको ध्यान से देखिए, खट से याद हो जाएगा, जिंदगी भर याद हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर है दो देश, एक नल्ला पाकिस्तान ऐसे ही बगल में है एक अफगानिस्तान, और यहाँ पे है दो देश, एक है श्रीलंका लटका हुआ, और इसी श्रीलंका के बगल में यहाँ पर मालदीव। दो देश यहाँ पे है। एक देश यहाँ पे है बी मतलब बांग्लादेश, और यहाँ पर है दो देश, एक नेपाल एक भूटान, और यहाँ पर है एक यहाँ पर है म्यांमार। तो दो देश भारत के पश्चिम में हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दो देश भारत के दक्षिण में हो गया म्यांमार और श्रीलंका, दो देश भारत के एक देश भारत के पूरब में हो गया बांग्लादेश। म्यांमार नहीं है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में देगा ऑप्शन में म्यांमार जरूर देगा, लेकिन म्यांमार भारत में सार्क का सदस्य देश नहीं है। दो देश यहाँ पे हो गया नेपाल और भूटान। तो टोटल कितने देश हो गए? दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पर हो गए, दो एक भारत हो गया, एक बांग्लादेश, दो ये हो गया, दो चौके 8 हो गया। तो सार्क में टोटल कितने देश है? सार्क में टोटल 8 देश है। एक देश जो पूरब में है बांग्लादेश, दो देश श्रीलंका और मालदीव, पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल और भूटान। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो चलिए बोलते हैं, कह रहा है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य देश है? तो कौन सार्क का सदस्य देश है देख लीजिए, इसमें अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश है। अफगानिस्तान बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों सार्क का सदस्य देश है, लेकिन म्यांमार चीन भी नहीं हुआ, मॉरिशस भी नहीं है। 66 नंबर पर रीजनिंग है, ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, इसको अभी छोड़ देते हैं। 67 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? 2016 में जब भारत ने रुपया को बंद किया था, 500 रुपया और 1000 रुपया 2000 रुपया को बंद किया था, तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल उर्जित पटेल थे। चलिए तो 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। संविधान के जनक किसे कहते हैं? संविधान के जनक किसे कहते हैं? संविधान के पिता किसे कहते हैं? तो ये सबको पता है क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता कहते हैं। 70 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 70 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, जातक कथा किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? जातक यह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। कावेरी जल विवाद 71 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच संबंधित है? तो कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच संबंधित है। ये सब SPD के क्वेश्चन है। 72 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वे 1924 ईस्वी के एकमात्र अधिवेशन था। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसको याद रखने का इसे ठीक याद रखिए कि महात्मा गांधी 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया था? 1920 ईस्वी में। चोरा चोरी कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड होता है, और फरवरी 1922 ईस्वी में ही महात्मा गांधी को जेल हो जाता है। 2 साल की जेल होता है, और 24 ईस्वी में रिटर्न आता है। जैसे रिटर्न आता है तब वे कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। 75 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये जयदेव। ये SPD का क्वेश्चन है। 77 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 78 नंबर के बोल रहा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब से हुआ? तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार था। इसे मुसलमानों को वोट देना और मुसलमान को ही वोट देगा, ऐसा सिस्टम लाया था। तो 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो अधिनियम सही होगा आंसर। 80 नंबर को बोल रहा है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और भारत को आज़ादी मिल गया। दोस्तों, हमने 29 दिसंबर 2024 के सारे GK GS प्रश्नों का एनालिसिस कर चुके हैं। अब आगे कोई प्रश्न नहीं है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक ज़रूर अंगूठा का निशान दबा दीजिएगा। धन्यवाद, रखते हैं। थैंक यू।